आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार सुखोई 30 MKI के साथ भारत ने जो मिस्टेक करी थी उसको भारत फिर से रिपीट करना नहीं चाहेगा। और आखिरकार क्यों, अगर भारत एक चीज मांग लेता रशिया से तो आज भारत के पास ना तो एयरक्राफ्ट की कमी होती और ना ही भारतीय वायुसेना को इतना स्ट्रगल करना होता। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हम सब ये तो जानते हैं कि भारत में Su-30 MKI का निर्माण होता है, लेकिन हम में से शायद कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में बेसिकली असेंबली के रूप में होता है। भारत इनका पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। और ये चीजें शुरू हुई थी 1990 के दशक से, जब भारतीय वायुसेना को एडवांस फाइटर्स की जरूरत थी ताकि भारतीय वायुसेना अपने पुराने MiG-21 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। और इसी बीच रशिया और भारत के बीच में 272 सुखोई 30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट्स को लेकर डील फाइनलाइज करी जाती है, जो कि उस समय अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन की थी। और यहाँ का उद्देश्य था कि भारत को जो एयर सुपियोरिटी है वो मिले और चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत पे जो दबाव बन रहा था उसको कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी जो मिसिंग थी, और उसके लिए आज भी भारत सरकार को अफसोस है और उसके लिए आज भी डिफेंस एनालिस्ट काफी ज्यादा यहाँ पर रोष व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी डील हुई 272 फाइटर एयरक्राफ्ट की। अब समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम इस समय 80 राफेल फाइटर्स के लिए बात कर रहे हैं फ्रांस से। और फ्रांस ने कहा कि अगर नंबर 80 या उससे ऊपर होते हैं तो ना सिर्फ भारत को एडवांस एयरक्राफ्ट मिलेंगे, बल्कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, वो सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, वो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट करने के लिए तैयार है, वो असेंबली लाइन को ओपन करने के लिए तैयार हैं, और जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत ने रूस के साथ 272 सुखोई 30 MKI जेट्स की डील को फाइनलाइज करा, लेकिन इसमें भारत के तरफ से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविजन है वो डाला ही नहीं गया। यानी कि ये एयरक्राफ्ट बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डील में अंतर्गत आए। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि उसके बाद भी भारत के तरफ से कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रूस के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस समय अगर ये दबाव बनाया गया होता तो इतने बड़े ऑर्डर के लिए रूस कभी भी भारत को मना नहीं करता। और हम इस बार इस दिक्कत को या इस परेशानी को फिर से रिपीट करने नहीं वाले। दरअसल ये डील 1996 में साइन करी गई थी, और एग्रीमेंट के हिसाब से 272 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो डील है वो सुखोई डिजाइन ब्यूरो और इरकुट कॉर्पोरेशन के साथ फाइनलाइज करी गई थी। इस डील में 50 सुखोई 30 के फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे ये डायरेक्टली रशिया से इंपोर्ट किए जाने थे, और बाकी 222 फाइटर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नासिक फैसिलिटी में असेंबल किया जाना था। और ये एयरक्राफ्ट कंप्लीटली नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन किट्स के रूप में भारत में आने थे, और भारत फिर इनको असेंबल करने वाला था। हाँ, ये बात है कि भारत ने बीतते समय के साथ इनको जो इंडियन और फ्रेंच सिस्टम है उनसे कस्टमाइज तो किया है, इजरायली सिस्टम्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक्सेस भारत के पास नहीं है। इस एग्रीमेंट में कुछ क्रिटिकल फ्लॉज भी थे, इनको लेकर भारत आज भी अफसोस करता है, या डिफेंस एनालिस्ट आज भी अफसोस करते हैं। रशिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तो प्रदान कर दिया, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी प्रदान कर दिया असेंबली के लिए, लेकिन जो नो हाउ या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो TOT थी और जो इंजन, रेडार, एयरफ्रेम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये भारत के साथ शेयर नहीं करी। यानी कि HAL इस चीज़ के लिए तो खुश था कि एयरक्राफ्ट को हम भारत में असेंबल कर रहे हैं, लेकिन HAL का जो रोल था वो काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि यहाँ पर उनका रोल सिर्फ प्री मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को जोड़ने तक ही सीमित था, उनको असेंबल करने तक ही था, बल्कि वो यहाँ पर ना तो पार्ट्स का निर्माण कर रहे थे ना कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहे थे। लेकिन 2012 आता है, और उसके बाद जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई 30 MKI को जो कह सकते हैं लाइसेंस के अंतर्गत बनाना शुरू करता है, तो एक और चीज़ देखने को मिलती है। अभी तक जो दुख हमारा था वो अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जब इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट और मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट के बीच में प्राइस डिफरेंस देखा गया तो वो काफ़ी ज़्यादा था। रिपोर्ट तो ये क्लेम करती है कि जो एयरक्राफ्ट अंडर लाइसेंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ बनाए जा रहे थे वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए महंगे पड़ रहे थे भारत को इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट की तुलना में। यहाँ पर एयरक्राफ्ट की जो कीमत अनुमानित करी गई थी उस समय वो 417 करोड़ रुपए थी, यानी कि जो इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट हैं उनसे भी ज़्यादा। और इसके लिए बाकायदा 2015 में कैग की रिपोर्ट में क्रिटिसाइज भी भारत सरकार को किया गया था। कैग ने क्रिटिसाइज किया था कि ये जो डील थी यहाँ पर हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, क्योंकि अगर हम वाकई इंडिजनाइजेशन करना चाहते थे तो हमें TOT क्लॉज को ऐड करना चाहिए था, हमें उनसे नो हाउ और नो वाई जो है ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी।
लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो इंडिजनाइजेशन रोल है वो 13% तक ही सीमित रह गया, जबकि प्रॉमिस किया गया था कि तकरीबन 60% जो इंडियनाइजेशन है वो हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको जाननी होगी, सुखोई 30 MKI की ऑपरेशनल सक्सेस ने इन सारी चीज़ों को ढक दिया और ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बने, क्योंकि 33 में से तकरीबन 14 स्क्वाड्रन जो है यही फॉर्म करते हैं और ये इस समय भारतीय वायुसेना के लिए लंबे समय तक ऑपरेशनल बने भी रहेंगे। लेकिन ये जो मिस्टेक हुई थी, ये मिस्टेक अब दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाली। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल ये कहते हैं कि निस्संदेह हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया था, क्योंकि एक तरफ जहां भारत सिर्फ इनको जोड़ रहा था, इनको असेंबल कर रहा था, तो वहीं रशिया की तरफ से सप्लाई किए गए Su-27 के आधार पर चाइना उनको रिवर्स इंजीनियर करके J-11 और J-16 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनका निर्माण कर रहा था। और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने द हिंदू को 10 मार्च 2025 में एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था, इस डील ने हमें वर्ल्ड क्लास फाइटर तो दे दिया, लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा पाए और इसके लिए हम आज भी अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन ये गलती अब दोबारा नहीं करी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि अब यहाँ पर MRFA टेंडर में, और इंडियन एयरफोर्स भी यही कहती है कि MRFA टेंडर में जो चीजें हमने सुखोई 30 MKI के डील में मिस करी थी वो चीजें मिस नहीं होंगी। अब या तो रूस का Su-57 सेलेक्ट किया जाता है या फिर फ्रेंच राफेल फाइटर सेलेक्ट किया जाता है इस डील के अंतर्गत। इसके लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यही होगी कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज हैं वो ऐड किए जाएंगे, जहां पर जो एयरक्राफ्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन है भारत को दी जाएगी और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इन्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि TOT के साथ साथ जो को प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो फुल सपोर्ट है उनके तरफ से, वो भारत को मिले। अब अगर हम कंटेंडर्स की बात करें तो रूस तो पहले ही भारत को अपना पूरा वादा दे चुका है। रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि भारत जैसे एयरक्राफ्ट को लेता है तो भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं, लोकल प्रोडक्शन लाइन है, इसके लिए भी रूस तैयार है। वहीं राफेल की बात करें तो राफेल को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि भारत ने जो डील फाइनलाइज करी थी राफेल की, इसके लिए राफेल ने डसाल्ट एविएशन ने भी भारत की काफ़ी मदद करी है और इंडियन मेड वेपन सिस्टम के लिए जो सोर्स कोड है उसको प्रदान करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को मिलनी बाकी हैं और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि इस समय एक बार फिर से बड़ी डील को लेकर हलचल हुई है, जहां पर एडिशनल राफेल से लेकर MRFA का नया टेंडर तक डिस्कस किया जा रहा है, तो भारत को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी डील इस बार बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर जो कंपनी है वो TOT के लिए राजी नहीं होती है तो फिर उस डील को बाईपास करना ही हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि वो हमारे लिए फिर कोई बेनिफिट लेकर नहीं आएगी। हम उसके इतने बड़े पैसा खर्च करने के बाद भी उससे कोई बड़ा फायदा नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को उस समय TOT की मांग करनी चाहिए थी या उस समय हालात ही कुछ ऐसे रहे होंगे कि रशिया ने भारत को TOT नहीं दी होगी? आप इससे कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।